नमस्कार आदाब। मैं हूं इरफान और आपके लिए लेकर आया हूं कारंत की रंग डायरी, जिसे पेश किया है राजकमल नायक ने। और ये डायरी के अंश छपे हैं नटरंग 73 में। बीवी कारंत विलक्षण रंग धर्मी थे। नित नवीन रंग चिंतन उन्हें सुहाता था। वो 24 घंटे रंग कर्म की ऑन ड्यूटी पर रहते थे। उन्हें काम करते देखना, सुनना, उनकी निष्ठा, अनुशासन, दक्षता, स्फूर्ति, निरंतरता, साधना और संधान आदि अनादि ऐसे अनेक रंग गुण हैं जो अद्भुत, प्रेरणादायी और चिरस्मरणीय हैं। नाट्य संगीत का प्रकांड पंडित ऐसी लय, ताल, सुर और ध्वनि का पाठ रंगमंच को पढ़ा गया जो केवल उसी की बूते की बात थी। रंग व्यवहार के दौरान हमारे समय के रंगविज्ञ क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसे नोट करना, इसे लिपिबद्ध करना, उनकी रंग दृष्टि और रंग व्यावहारिकता को समग्रता में जानने बूझने का बेहतर उपक्रम हो सकता है। और यही वजह है कि ये डायरी लिखी गई है। आश्चर्य की बात है कि भारतीय रंग दिग्गजों के रंग व्यवहार पर अब तक कोई किताब क्यों नहीं बनी, या मेरी जानकारी में शायद कोई खोट हो। कारंत के चिंतन और रंग व्यवहार में से अब तक जो कुछ अनदेखा, अनसुना रह गया, उसे संरक्षित और प्रसारित करने के ध्येय से डायरी के कुछ अंश नटरंग जैसे प्रतिष्ठा पत्र के हवाले किए जाते हैं। राजकमल नायक। 28 मई 1985। स्थान अंतरंग, भारत भवन, त्रिपुरारी शर्मा से भेंट। समय 9 से 10:50 सुबह। बाबा त्रिपुरारी का परिचय देते हैं, फिर गैस कांड पर नाट्य लेखन और नाटककार के साथ कलाकार के संयुक्त कर्म पर एक्टर के पार्टिसिपेशन को लेकर टिप्पणी करते हैं। नाटक लिखने का काम लेखक और कलाकारों को लेकर बहुत अच्छा या बहुत खराब हो सकता है, और इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी मेरी समझ से कलाकारों की ही होती है। वैसे नाटककार के साथ कलाकारों के विचार विनिमय और इम्प्रोवाइजेशन से नाटक में परिपक्वता आती है। 2 अगस्त 1985। स्थान अंतरंग, सुबह 9 बजे। बाबा का म्यूजिक रिहर्सल। हमिंग के विभिन्न अभ्यास, आवाज बढ़ाकर, घटाकर, स षडज से तार सप्तक तक। बाबा बोले, स ग का संबंध अक्सर वीर रस से करुण में भी हो सकता है, मध्यम आने पर कारुणिक हो जाता है। एक्टर में जादू होना चाहिए। संगीत में ये जादू है कि जो उसे पकड़ कर रखना चाहिए। पंचम हास्य का संबंध है, दैवत गुस्से में, लेकिन निषाद भी हो सकता है। एक्टर की 5 इंद्रियां सेंसिटिव होनी चाहिए। शून्य में ध्वनि सुनकर इमेज बनाना, इमेज सोचना, विजुअल बनाना, संवाद को कई तरह से सोचना, बोलना चाहिए। आवाज की इमेज बनाना चाहिए। बिंब को आवाज में, ध्वनि में, और आवाज को, ध्वनि को बिंब में बदलना। जैसे पहाड़ को देखकर उसकी आवाज के विषय में सोचना, आवाज बनाना। 3 अगस्त 1985। स्थान अंतरंग, सुबह 9 बजे। म्यूजिक रिहर्सल। दैवत थोड़ा सा विरोधी है, फिर भी संवादी। चूंकि थिएटर का नोट है, इसलिए अच्छा लगता है। लोरी में अक्सर इसका प्रयोग होता है। स्वर से रस नहीं निकल सकता, पूरे शब्द से ही यह संभव होता है। मुझे गजल उतनी पसंद नहीं। वैसे सोलो से अच्छे सामूहिक संगीत हैं, या फिर सोलो बहुत अच्छा हो तो और बात है। श्रृंगार में फ्रीडम बहुत है। स्वर ज्योग्राफिकल होते हैं। गजल मैदानी इलाकों की चीज है। हमें स्वर को लेकर बकवास करना चाहिए। थिएटर के लिए ऐसा पागलपन चाहिए। 14 अगस्त 1985। स्थान अंतरंग, म्यूजिक रिहर्सल। सुबह, दोपहर, शाम, रात देखकर ही काल का बोध होता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात देखकर ही काल का बोध होता है। प्राकृतिक है। सीजन से काल का बोध होता है। स्थान बोध के कहाँ हैं? संस्कृत नाटक में स्थान, काल, क्रिया को तोड़ते हैं। प्रमुख तत्व रस रहता है। संगीत में समय को बांधते हैं। काल को बांधा है, परिभाषित किया है। काल को खंडों में बांध दिया जाता है, इसलिए काल को बांधने की हम में अद्भुत क्षमता है। मनुष्य को ज्ञात है कि मैं अमर नहीं हूं, इसलिए काल को बांध कर रखता है जिजीविषा के लिए। 14 अगस्त 1985।
ग्रुप में अपने आप कंट्रोल पैदा हो जाता है, अन्यथा वो मॉब में बदल जाता है। ब्रेस्ट भूत को देखते हुए वर्तमान को लेकर भविष्य को दर्शाते हैं। भजन की बेसिक स्पिरिट इमोशन है। जैज म्यूजिक जर्क है, तोड़ने की कोशिश है। कालचक्र है, चौखट नहीं है, ये अच्छा है। आरंभ अंत पता नहीं, अनादि अनंत है। थिएटर इज बेसिकली अप्लाइड आर्ट। ग्रेट आर्ट एप्लीकेशन का थिएटर में है। रोज समय पर आना है, घड़ी नहीं है ये भी कोई बहाना है। दिमाग में घड़ी हो, हाथ में भले ही ना हो। रिलैक्सेशन कहां, कितना लें, ज्ञात होना चाहिए। मां बच्चे को सुलाती है कि अब सो जा, बहुत हो गया, रिलैक्सेशन के लिए। 17 अगस्त 1985। बहुत फास्ट और बहुत स्लो में एक ही स्वर हो जाता है। गुड फार्स के लिए टाइमिंग और माइमिंग सही होनी चाहिए। बच्चे, बड़े और बूढ़े की टाइमिंग में अंतर होता है। बच्चा पहले आवाज, फिर जेस्चर, बड़ों का बराबर। बूढ़ा पहले जेस्चर, फिर आवाज। पॉलिटिक्स में तो हर क्षण संघर्ष का क्षण है। असेंबली में जाइए तो वहां का माहौल प्राइमरी स्कूल से भी घटिया है। जैसे देख लीजिए, आपकी टोपी टेढ़ी क्यों है, इसी पर घंटों जिरह चल सकती है। एक्टर के लिए शॉर्टकट नहीं है। 24 अगस्त 1985। रंगमंच हर क्षण बदलता हुआ माध्यम है। 26 अगस्त 1985। आशावादिता में जिएं, मंसूबे बांध लें। मंसूबों में कंगाली क्यों, आकांक्षा में दरिद्रता क्यों। 10 अक्टूबर 1985। शब्दों की स्पीड में अंतर होना चाहिए। एक अभिनेता से दूसरे अभिनेता की स्पीड में अंतर। सामान्य जगत में भी ऐसा होता है। अपोजिट रखना भी काफी फायदेमंद होता है। एक लाउड तो दूसरा स्लो। 13 अक्टूबर 1985। रोल के सामने हर एक्टर छोटा होता है, उसे विनम्र होना चाहिए। थिएटर करने वालों में विल पावर होना चाहिए। 7 दिसंबर 1985। रंगमंडल सरकारी दफ्तर नहीं है। बाथरूम गंदे न हो, खुद साफ करें। किसी पर आश्रित न रहें, बाथरूम आपका है। 8 दिसंबर 1985। प्लेराइट वर्कशॉप। पॉइंट 1, लिखते वक्त आदमी जिम्मेदार होता है। पॉइंट 2, एक्टर डायरेक्टर व्यावसायिक हो सकते हैं, लेकिन दर्शक सामान्य है। यह व्यवसाय की शर्त भी है। प्रोफेशन और कमर्शलाइजेशन को मिला देते हैं हम, यही गलती है। पढ़े लिखे लोगों में ही लिटरेसी में अंतर है। वैसे व्यावसायिक का डर अभी है ही नहीं। जैसे भाषा पूर्वार्जित संपत्ति है, वैसे ही पैसा भी है। हर जगह पैसे की जरूरत है। व्यावसायिकता को लेना रिस्क को लेना है, ये जरूरी है। रंगमंच अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो प्रोफेशनल बने। पॉइंट 3, अनुदित नाटकों से परहेज क्यों। अनुदित नाटक भी हमारे हैं। यहां भाषा का सवाल नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। दूसरी भाषाओं के नाटक हिंदी में आते हैं तो वो भी हमारे हैं, हिंदी के हैं। शेक्सपियर, कालिदास सभी हमारे हैं। 9 दिसंबर 1985। प्लेराइट वर्कशॉप। पॉइंट 1, न बोलना भी भाषा का हिस्सा है, और ये साहित्य की किसी विधा में उतना नहीं है जितना नाटक में है। पॉइंट 2, नुक्कड़ रंगमंच रिवोल्ट है। नुक्कड़ में जनता है, प्रोसीनियम में दर्शक प्रेक्षक। बाजीगरी नटगिरी में परफॉर्मर की तैयारी अद्भुत है। उस लेवल पर नुक्कड़ नाटक का एक्टर कुछ नहीं है। स्टेज और एक्टर से ज्यादा डिमांड है स्ट्रीट थिएटर के एक्टर की, इसलिए डे टू डे जानने वाला, सजग, तुरंत रिएक्ट करने वाला हो, वही सफल परफॉर्मर होगा। अधिकांश स्ट्रीट थिएटर अभी गैर जिम्मेदारी से ही हो रहा है। 11 दिसंबर 1985। बलराज पंडित से भेंट और चर्चा के दौरान कारंत जी की टिप्पणी। संस्कृत के लगभग 600 नाटक हैं, उनमें लगभग 50 बहुत अच्छे हैं। मोटे तौर से इंडियन थिएटर प्रसंगमुखी है। प्रसंग यानी एपिसोड्स हैं, इंसिडेंट्स नहीं, जबकि पश्चिमी रंगमंच में इंसिडेंट्स हैं। वेस्टर्न थिएटर में टेंशन की बहुतायत है। अनुभव का एक्सटेंशन है इंडियन थिएटर। सेटिंग का प्रश्न ही नहीं था हमारे लिए। आहार्य में वेशभूषा और प्रॉपर्टी थी जो अभिनय का अंग थी। यक्षगान में पीछे बंधा हुआ मुकुट अभिनय को बढ़ाता है। उसको झटका देकर ही अभिनेता अपनी मुद्रा बनाता है।
ब्रह्मा सामान्य जनता है, 4 मुख हैं, अर्थात चारों दिशा से ग्रहण की सुविधा है। हमारी रियलिटी कॉन्सेप्चुअल है। कैलेंडर में महामाया लेटी है 3 फीट की और सखियां 1-1 फीट की। स्टेज असीम है ट्रेडिशनल थिएटर में। काल, स्थान और क्रिया की सीमा समाप्त हो जाती है। इंडियन थिएटर में थिएट्रिकलिटी सबसे अधिक है और वो एक्टर की थिएट्रिकलिटी है। हमारी परंपरा एक्टर ओरिएंटेड है। रंगमंच में फोक का रिप्रोडक्शन नहीं, रिक्रिएशन होना चाहिए। 14 अक्टूबर 1986। हम अवतारों से पीड़ित हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें आदमी चाहिए, अवतार नहीं। असंभव बातें आदमी में ही होती हैं। पान के पत्ते सड़ ना जाएं, इसलिए उलटते पलटते रहते हैं। ऐसे ही एक्टर को अपना अभिनय जारी रखना और मांझना चाहिए। 21 नवंबर 1986। अंधेपन में कुछ न करो, लेकिन अंधेपन में जो अच्छापन है उसे जरूर समझो। आदमी की ही पैदा की हुई चीज साली आदमी को ही डराती है, जैसे कि अणु परमाणु बम। 2 अप्रैल 1986। दुविधा जरूरी है, उसी की वजह से काम में मुस्तैदी आती है। 7 नवंबर 1986। थिएटर समझने से ज्यादा थिएटर पहले करना जरूरी है। एक्टिंग में एक्टिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्टर का चेहरा बदलते रहना चाहिए, बादलों की तरह, जैसे एक के ऊपर दूसरे बादल छाते जाते हैं। एक्टर को इडियट भी कहा गया है। भरत मुनि ने कहा है कि अभिनेता शूद्र तो रहेगा, लेकिन उसकी कला शूद्र नहीं होगी। 11 नवंबर 1986। बहुत स्तरों पर जीना ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा लाइफ फ्लैट हो जाएगी। हम सारा रिवोल्ट नारेबाजी से करते हैं, जबकि सोच में ही रिवोल्ट होना चाहिए। 12 नवंबर 1986। आदमी का होना एक्सीडेंट नहीं है, सजगता से सफलता है। एक्टर का मूड कुत्ते की तरह तैयार होना चाहिए, चुटकी बजाते ही भाव दौड़े चले आए। 21 दिसंबर 1986। जॉन मार्टिन की वर्कशॉप। थिएटर पर मिस्टर ऐरा, मिस्टर खैरा, मिस्टर नत्थू सभी लिख रहे हैं। सभी में मिस्टर हैं, जबकि थिएटर के लिए सैक्रिफाइस चाहिए। 29 जून 1987। रंगमंच इसलिए भी महान है क्योंकि उसके पास चरित्रों का कोश है, भंडार है चरित्रों का। ग्रैंड रिहर्सल हमारे लिए धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा से पहले नहाने के जैसा। वो अपना है, अपने लिए है, उसमें आना अनिवार्य है। अपने सामान से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने चरित्रों से प्यार करो। प्रोफेशनल हो गया है आपका शरीर, खाना है तो हाथ मुंह में ही जाता है। कान ढूंढने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। हमें स्टेज मैनेजर की इज्जत करना चाहिए, आदेश मानना चाहिए। पहले परफॉर्मर बनने के बाद में एक्टर बनता है। 30 जून 1987। सुबह 9 बजे रंगमंडल की अवकाश पूर्व बैठक। मार्क्सिस्ट सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है। सोशलिस्ट कंट्रीज में ज्यादा और अच्छा थिएटर होता है। फार्स का अर्थ ही है ईगोइस्टिक। ये जो मंच पर मूर्खताएं कर रहे हैं, इतने बेवकूफ हम नहीं। कितने मूर्ख हैं ये सोचकर खुश होना। अनुशासन टूटने का भी मानवीय कारण होता है, लेकिन हमारे माध्यम में अनुशासन जरूरी है। वो क्यों टूटता है इसे जानना और दुरुस्त करना जरूरी है। कारण होते हैं, लेकिन जब कारण बनाए जाते हैं तभी गड़बड़ी होती है। समाज की एक औपचारिकता है, लेकिन उसे बढ़ा दें तो वो हास्यास्पद और मूर्खता हो जाती है। कन्विंसिंगली बोलना एक्टर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 1987। रंगमंडल की समस्याओं पर चर्चा के दौरान। गुड स्पिरिट की वैल्यू होती है, लेकिन प्राइस नहीं। 16 दिसंबर 1987। पूर्व रंग में फ्रिट्ज के सहायक सेट डिजाइनर फ्रांस हॉफमैन की विदाई पर। लाइटिंग टेक्निक नहीं है, एक थ्योरी है। क्रिएटिविटी है, क्राफ्टमैनशिप नहीं। मेकअप एक टॉनिक है, अंधेरे का इस्तेमाल करना लाइटिंग है। 19 सितंबर 1987। बगरो बसंत है के प्रदर्शन के बाद मीटिंग में। जब हम अपने आप को बहुत महत्व देने लगते हैं तो क्षुद्र हो जाते हैं। सहयोग देना हमारा कर्तव्य नहीं, नेचर होना चाहिए। 19 सितंबर 1987। फ्रिट्ज बेनेविट्स की विदाई। पॉइंट 1, फ्रिट्ज के साथ काम करना रिचुअल नहीं, आवश्यकता है। पॉइंट 2, हर सुबह रिचुअल नहीं होती, सचमुच नई होती है। पॉइंट 3, स्पिरिट के बिना प्ले मरने लगता है। पॉइंट 4, पारसी थिएटर में पात्र आते थे तो वैभव के साथ,
और जाते थे तो जैसे सबको गरीब बनाकर। शायद वैसा ही कुछ फ्रिट्स कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं वापस आने के लिए। 30 अक्टूबर 1987, अभिरंग संगीत अभ्यास, अंधा युग नाटक अभ्यास, सुबह 10 बजे। थिएटर ये मानकर चलता है कि पात्र सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। एक जैसा ना बोलें। एक जैसा बोलना बहुत ही वैल्यूएबल होता है जब विशेष तौर पर इसका उपयोग किया जाए। थिएटर की स्पीच कविता की नहीं होगी। मीडियम, फास्ट, स्लो सभी तरह की होगी। अंधा युग 18 दिनों की एक चीख है। ग्रोथ होती है दिमाग में, दूसरों की मेहरबानियों से नहीं होती। 31 अक्टूबर 1987, समय 10:30 बजे सुबह। अंधा युग के संगीत का अभ्यास। अंधा युग के संगीत अभ्यास के दौरान वैरायटी होना चाहिए नाटक के संगीत में। फ्लैट ना हो, अन्यथा जनगण मन लगने लगता है। म्यूजिक डोमिनेट ना करे। अंधा युग में पूरे नाटक के शब्द उद्गार जैसे लगने चाहिए। आवाज टूट टूट कर आ रही है। इमोशन पैटर्न एक हो सकता है, साउंड पैटर्न नहीं। साउंड से भी पात्र साक्षात हो सकता है। प्ले की कथा मालूम है पहले से हमें, लेकिन ऐसा महसूस ना हो, अन्यथा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अपने संवादों को संगीत की स्वर लिपि की तरह डिजाइन करना चाहिए। 10 जनवरी 1987, जॉन मार्टिन की वर्कशॉप। रंगमंच हमारा अन्नदाता है, उसे दूषित ना करें। थिएटर एक बिजली है, वैक्यूम है, शून्य आकाश है, अचानक बिजली चमकती है, यही थिएटर है। अभिनेता को भी चाहिए कि उसके मंच पर आते ही बिजली सी चमक उठे। फिजिकल रियलिज्म ग्रीस से आया। उनकी मूर्तियों में इसके दर्शन होते हैं। नस नस दिखती है। हम सब जान चुके, कहते ही आदमी खत्म हो जाता है। आदमी की खूबसूरती उसके आदमी होने में है। उसे ढांचा या रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। जो माध्यम आपने चुना, उसकी आप जितनी इज्जत करेंगे, वो आपकी उतनी ही इज्जत करेगा। ग्रीक नाटक में चट्टान जैसे चरित्र आते हैं। चट्टानें ताज्जुब हैं, बोलती हैं, वो मृत नहीं है। ग्रीस से चलकर यहां तक आ गए हैं वो चरित्र। थिएटर को बिट्रे ना करें, वो आपकी ताकत है। सोफोक्लीज और कालिदास को आप कैसे बिट्रे कर सकते हैं? थिएटर वर्तमान का है। पेंशन की यहां कोई सुविधा नहीं है। वैसे होती तो सुविधा होती। 15 जनवरी 1987, जॉन मार्टिन की वर्कशॉप। थिएटर वालों के लिए थिएटर ही अपना देश है। रंगमंच ही पूरा देश हो जाता है। बैल का हां और नहीं में सिर हिलाना 2 तरह से ही है, क्योंकि बैल तो बैल है, बंदर नहीं। जॉन की टिप्पणी। कारंत दाढ़ी, आंख, शॉल की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। ही इज अ ग्रेट थिएटर पर्सन। 29 जून 1987, रंगमंडल कलाकारों की वार्षिक बैठक, 9:30 बजे सुबह। अंतरंग। पॉइंट 1, सांप काट ले ये बुरा नहीं है, लेकिन बाद में इलाज ना हो तो बुराई है। सॉल्यूशन, फ्रेंड्स, समाधान, मार्गदर्शन ना हो तब बहुत बुरी घड़ी। लेकिन रास्ता मिलने के बाद हम आत्मतुष्ट हो जाते हैं, हमारे सपने छोटे हो जाते हैं या होते ही नहीं। पॉइंट 2, थिएटर सबसे बड़ा विस्तार है। थिएटर हमारे साथ जिंदा है, मर नहीं सकता। हमें बातें बनाने के लिए भी कुछ चाहिए। रंगमंच इसका सबसे बड़ा सहयोगी है। पॉइंट 3, बच्चे का भोलापन हम में होना चाहिए, बचकानापन नहीं। पॉइंट 4, रंगमंच के लिए कुर्बानी चाहिए। शंकाएं करना ज्ञान की अगली सीढ़ी है, भ्रम करना नहीं। पॉइंट 5, थिएटर में जातिवाद नहीं है। कोई नहीं कहता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है। नाटककार के लिए, कलाकारों के लिए, किसी के लिए भी। हिंदी रंगमंच के पीछे प्रभामंडल नहीं है, ये त्रासदी है। लेकिन हमें तो उस प्रभामंडल को पहचानना ही होगा। हम नहीं पहचानेंगे तो वो पैदा कैसे होगा? आत्ममुग्धता, आत्मसंतुष्टि घातक है। वहीं से हम छोटे हो जाते हैं। सास बहू का किस्सा बन जाता है। ये नजर हम में ना आए।